हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, आज हम क्लास 10 का सभी पोयम का सभी सेंट्रल आइडिया एक ही वीडियो में लिखकर बताएंगे और साथ में उसकी हिंदी भी बताएंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो पहला सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो। ध्यान दीजिए, द पोयम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। In this poem, the poet expresses the significance of small things in changing one's attitude. The poet appreciates the beauty of the snowflakes, which changed his mood and saved many precious moments from being wasted away. The crow shakes off the snow dust from the hemlock tree. In this way, the nature gave the inspiration to behave in positive manner. आइए दोस्तों, इस सेंट्रल आइडिया की हिंदी देख लेते हैं डस्ट ऑफ स्नो की। कविता डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रची गई है। इस कविता में कवि व्यक्ति के प्रवृत्ति को बदलने में छोटी छोटी बातों के महत्व को व्यक्त करता है। कवि बर्फ के टुकड़ों की सुंदरता की सराहना करता है, जिसने उसका विचार बदल दिया और कई कीमती पलों को बर्बाद होने से बचाया। कौवा धतूरे के पेड़ से बर्फ के धूल को झाड़ता है। इस प्रकार प्रकृति ने कवि को सकारात्मक व्यवहार करने की प्रेरणा दी है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंट्रल आइडिया है फायर एंड आइस। आइए इसकी सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं, उसके बाद इसकी हिंदी भी देखेंगे। द पोयम फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट हैज ट्राइड टू bring the poet has tried to bring the differences between the fire and ice, which represent two different kinds of people according to the poet. The world can perish by fire and also by ice. Thus it can perish twice, one time by fire and second time by ice. The poet feels that the ice of hatred is as powerful as the fire of desire to bring complete end of his world. आइए दोस्तों, इस सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस का हिंदी देख लेते हैं। फायर एंड आइस कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचा गया है। कवि ने आग और बर्फ के बीच अंतर लाने की कोशिश की है, जो कवि के अनुसार दो अलग अलग तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया आग से नष्ट हो सकती है और बर्फ से भी। इस प्रकार यह दो बार नष्ट हो सकता है, एक बार आग से और फिर दूसरी बार बर्फ से। कवि को लगता है कि इस दुनिया का पूर्ण रूप से अंत होने के लिए घृणा की ठंडक उतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि उसकी इच्छा की अग्नि। अगले पोयम का सेंट्रल आइडिया है दोस्तों ए टाइगर इन द जू। पोयम नंबर 3 है द पोयम ऑफ ए टाइगर इन द जू, composed by Leslie Norris. In this poem, the poet tries to depict the mental condition of a caged tiger. He compares the life of a tiger in the zoo with its life in its natural habitat. The poet conveys an important message that the wild animals should be in their natural habitat. In the poem, he explains the contrast between freedom and captivity. He very impressively shows us how love for freedom is the natural instinct of every living beings. आइए दोस्तों, इस सेंट्रल आइडिया ए टाइगर इन द जू की हिंदी देखते हैं, हिंदी अनुवाद। ए टाइगर इन द जू कविता लेस्ली नॉरिस द्वारा रची गई है। इस कविता में कवि पिंजरे में बंद बाघ की मानसिक स्थिति को चित्रित करने का प्रयास करता है। वह चिड़ियाघर में एक बाघ के जीवन की तुलना जंगल में रहने वाले बाघ से करता है। कवि एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में होना चाहिए। कविता में वह स्वतंत्रता और कैद के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। वह बहुत प्रभावशाली ढंग से हमें दिखाता है कि स्वतंत्रता के लिए प्रेम प्रत्येक जीवित प्राणी का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अगले पोएम का सेंट्रल आइडिया है दोस्तों हाउ टू टेल अ वाइल्ड एनिमल। ध्यान दीजिए, इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं हम लोग। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल बाय कैरोलिन वेल्स
is how to recognize the wild animals. If we come across them, he suggests the way of differentiating between an Asian lion and Bengal tiger. Then he tells us about the leopard and the bear, the hyena and the crocodile. He also tells us about the special qualities of chameleon, the way of the poet for explaining the things is very funny and interesting. The poet has depicted the wildlife very vividly manners on the paper. तो आइए दोस्तों इस सेंट्रल आइडिया हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का हिंदी अनुवाद देखते हैं। ध्यान दीजिए, कैरोलिन वेल्स की कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का केंद्रीय विचार यह है कि जंगली जानवरों को कैसे पहचाना जाए अगर हम उनके सामने आ जाते हैं। वह हमें एक एशियाई शेर और एक बंगाल टाइगर के बीच अंतर करने का तरीका सुझाव करते हैं। फिर वह हमें तेंदुए, भालू, लकड़बग्घा और मगरमच्छ के बारे में बताते हैं। वह हमें गिरगिट के विशेष गुणों के बारे में भी बताते हैं। कवि का चीजों को समझने का तरीका बहुत ही मजेदार और दिलचस्प है। कवि ने वन्य जीवन को बहुत ही सजीव ढंग से कागज पर चित्रित किया है। अगला पोयम है दोस्तों द बाल पोयम। आइए इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द बाल पोयम is that the poet watches a young boy playing with his ball. The next minute his ball rolls away from him and falls into the water of the harbor. As the boy watches his ball disappear, he can also feel his childhood slipped away from him. Him लिखा है दोस्तों, ये him है, from him. He feels himself growing up very fast as he learns that loss is part of life and that life goes on despite it. The sight of the sad little boy pains the poet, but he knows that growing up is an unavoidable process. आइए दोस्तों इस सेंट्रल आइडिया का हिंदी देख लेते हैं। द बाल पोयम। द बाल पोयम कविता का केंद्रीय विचार यह है कि कवि एक छोटे से लड़के को अपनी गेंद से खेलते हुए देखता है। अगले ही मिनट उसकी गेंद उससे लुढ़कती हुई दूर चली जाती है और बंदरगाह के पानी में गिर जाती है। जैसे ही लड़का अपनी गेंद को गायब होते देखता है, वह यह भी महसूस कर सकता है कि उसका बचपन उससे दूर जा रहा है। वह खुद को बहुत तेजी से बढ़ता हुआ महसूस करता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि नुकसान रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है और इसके बावजूद भी जिंदगी चलती रहती है। उदास छोटे लड़के की नजर कवि को पीड़ा देती है, लेकिन वह जानता है कि बड़ा होना एक अपरिहार्य प्रक्रिया है। अपरिहार्य का मतलब न टलने वाली प्रक्रिया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सेंट्रल आइडिया है पोयम नंबर 6 का अमांडा। आइए देखते हैं। The central idea of the poem Amanda is the upbringing of a child. While it is important for parents to teach their children what is right and wrong and instill good manners in them, they also need to be sensitive towards the wishes of the child. In the poem, Amanda is constantly being scolded and nagged by her parents for every trivial things like eating chocolates. Amanda deals with this unpleasant situation by escaping into an imaginary world where she is alone and free. The poem gives the message that parents should not restrict their children's freedom to such an extent that they feel suffocated. आइए दोस्तों इसकी हिंदी देख लेते हैं। अमांडा। अमांडा कविता का केंद्रीय विचार एक बच्चे की परवरिश है, जबकि माता पिता के लिए अपने बच्चों को यह बताना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत, उसमें अच्छे संस्कार पैदा करें।
उन्हें भी बच्चों की इच्छाओं के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। कविता में अमांडा को लगातार एक माता पिता द्वारा चॉकलेट खाने जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए भी डांटा और सताया जा रहा है। अमांडा एक काल्पनिक दुनिया में भागकर इस अप्रिय स्थिति से निपटती है जहां वह अकेली और स्वतंत्र रहना चाहती है। कविता संदेश देती है कि माता पिता को अपने बच्चों की स्वतंत्रता को इस हद तक नहीं सीमित करना चाहिए कि वे घुटन महसूस करने लगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सेंट्रल आइडिया है एनिमल्स। आइए देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम एनिमल्स is that humans have lost their tokens or good qualities. Now humans need to learn good habits and qualities from animals which they have once lost with the passage of time. According to the poet, animals have many good qualities like ascetic nature, impartial behavior and peace. They do not commit sins and free from petty worries. On the other hand, humans are greedy, which takes away their peace as well as sleep. They commit sins and then weep in the night. यही इंड है दोस्तों। आइए दोस्तों इस सेंट्रल आइडिया का हिंदी देख लेते हैं एनिमल्स का। एनिमल्स कविता का केंद्रीय विचार यह है कि मनुष्य ने अपने टोकन अथवा अच्छे गुणों को खो दिया है। अब इंसानों को जानवरों से अच्छी आदतें और गुणों को सीखने की जरूरत है जो उन्होंने समय बीतने के साथ खो दिए हैं। कवि के अनुसार जानवरों में तपस्वी स्वभाव, निष्पक्ष व्यवहार और शांति जैसे अच्छे गुण होते हैं। वे पाप नहीं करते और छोटी छोटी चिंताओं से मुक्त होते हैं। दूसरी ओर मनुष्य लालची होता है जिससे शांति के साथ साथ उसकी नींद भी छिन जाती है। वे पाप करते हैं और फिर रात में रोते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सेंट्रल आइडिया है पोयम नंबर 8। ध्यान दीजिए, द ट्रीज। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द ट्रीज इज दैट मैन हैज इंस्लेव्ड द नेचर फॉर सम सेल्फिश रीजंस। द ट्रीज which used to grow in forest are now being grown in the four walls of house. In the absence of trees in the forest, the ecological balance will be disturbed. But now all the trees have started a movement against this slavery to free themselves. They are now returning back to their original home, I mean forest. The poet describes this departure of the trees. आइए दोस्तों इस सेंट्रल आइडिया का यानी द ट्रीज का हिंदी अनुवाद देखते हैं। द ट्रीज कविता का केंद्रीय विचार यह है कि मनुष्य ने कुछ स्वार्थी कारणों से प्रकृति को गुलाम बना लिया है। जो पेड़ जंगल में उगते थे अब घर की चाहर दीवारी में नहीं उगाए जा सकते। वनों में पेड़ों के न होने से पारिस्थितिक संतुलन गड़बड़ा जाएगा। लेकिन अब सभी पेड़ों ने खुद को आजाद कराने के लिए इस गुलामी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। वे अब वापस अपने मूल घर यानी जंगल में लौट रहे हैं। कवि पेड़ों के इस प्रस्थान का वर्णन करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नवा पोयम है। नवा पोयम का सेंट्रल आइडिया हम लोग देखेंगे अब। The central idea of the poem Fog is that nature is alive. The poet compares the movement of fog with that of cat. According to him, it comes silently like cat on its little feet without making any noise. After coming, it overlooks the city and the harbor. Then completely covers it. Then without making any movement, it finally goes away silently like a cat. Hence the fog is independent like the cat. आइए इसकी हिंदी देखते हैं दोस्तों। फॉग कविता का केंद्रीय विचार यह है कि प्रकृति जीवित है। कवि कोहरे की गति की तुलना
एक बिल्ली से करता है। उनके अनुसार कोहरा चुपचाप बिल्ली के उसके नन्हे पैरों के समान बिना शोर मचाए धीरे धीरे आता है। आने के बाद यह शहर और बंदरगाह को देखता है, फिर इसे पूरी तरह से ढक लेता है। फिर बिना कोई हलचल किए वह आखिरकार बिल्ली की तरह चुपचाप चला जाता है। अतः कोहरा बिल्ली की तरह स्वतंत्र है। अगला पोएम है दोस्तों, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ध्यान दीजिए इस सेंट्रल आइडिया को। द टेल ऑफ अ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ फनी पोएम। बेलिंडा लिव्स alone in her house with 4 pets, a dog, a cat, a mouse, and a dragon named Custard. All other dwellers of the house except Custard pride on their fearlessness. They mock poor Custard for his timidity. The dragon, however, surprised everyone with his heroic act of killing and swallow a pirate, but all others run away in a panic except Custard. Only Custard fights furiously. After the danger is past, everyone begins to boast again about their courage. Ironically, Custard, who fought like a hero against the pirate, everyone is braver than him. So appearance may be deceptive and dangerous also. You always have to stay away from them. आइए दोस्तों इस सेंट्रल आइडिया की द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन की हिंदी देख लेते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एक मजेदार कविता है। बेलिंडा अपने घर में 4 पालतू जानवरों, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक चूहा और कस्टर्ड नाम के एक अजगर के साथ अकेली रहती है। कस्टर्ड को छोड़कर घर के अन्य सभी निवासी अपनी निडरता पर गर्व करते हैं। वे बेचारे कस्टर्ड का उसकी कायरता के लिए मजाक उड़ाते हैं। हालांकि अजगर ने एक समुद्री डाकू को जान से मारने और उसे निगलने के वीरतापूर्ण कार्य से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन कस्टर्ड को छोड़कर अन्य सभी दहशत में भाग गए थे। कस्टर्ड ही प्रचंडता से लड़ता है। खतरा टल जाने के बाद हर कोई अपने साहस पर फिर से सेखी बघारने लगता है। विडंबना यह है कि समुद्री डाकू के खिलाफ एक नायक की तरह लड़ने वाला कस्टर्ड उससे सभी बहादुर हैं, तो दिखावा भ्रामक हो सकते हैं और खतरनाक भी। आपको उनसे हमेशा बच कर रहना चाहिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट सेंट्रल आइडिया है क्लास 10 का, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो जरूर पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं। द पोयम फॉर अन्य ग्रीगरी बाय विलियम बटलर इट्स इज अबाउट द परसेप्शन ऑफ लव बाय डिफरेंट पीपल। द पोयम इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन 2 पीपल, अन्य ग्रीगरी एंड अनदर स्पीकर whose identity has not been made clear by the poet. The poem shows the true nature of humans as they are always carried away by the outer beauty which is insignificant and never pay attention to the true nature of the person. Men always judge women by their outward appearance alone, by beauty exists विथ इन अस एंड नॉट आउटसाइड। आइए दोस्तों इस सेंट्रल आइडिया का पोयम नंबर 11 का हिंदी अनुवाद देखते हैं। विलियम बटलर इट्स की कविता फॉर अन्य ग्रीगरी विभिन्न लोगों द्वारा प्रेम के प्रति अवधारणा के बारे में है। कविता 2 लोगों, अन्य ग्रीगरी और एक अन्य वक्ता के बीच संवाद के रूप में है, जिसकी पहचान कवि ने स्पष्ट नहीं की है। कविता मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को दर्शाती है, क्योंकि वे हमेशा बाहरी सुंदरता से मोहित हो जाते हैं, जो कि महत्वहीन है, और कभी भी व्यक्ति के बाहरी स्वरूप पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पुरुष हमेशा महिलाओं को उनके बाहरी रूप से ही निर्णय करता है, लेकिन सुंदरता हमारे अंदर होती है, न कि बाहर। तो दोस्तों क्लास 10 के सभी पोयम का सेंट्रल आइडिया और उसका हिंदी अनुवाद मैंने कंप्लीट कर दिया है, और जो भी समस्या होती है आप कमेंट में हमें कमेंट करें, हम आपको उसकी रिप्लाई अवश्य देंगे।
और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।